हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को गेट एग्जाम से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू वी गिव गेट एग्जाम्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग गेट एग्जाम्स, हाउ टू गेट admission in IITs, how to get admission in any of the prestigious college for the master's program in architecture. Now, what are the benefits of having the master's program of architecture? सबसे पहले बात दोस्तों, अगर आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आप बैचलर्स इन आर्किटेक्चर की स्टडीज़ के बाद आगे स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू करें, तो गेट सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बिकॉज गेट एग्ज़ाम्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके द्वारा आप इंडिया के कोई भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, नाउ व्हाट आर द मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर के बाद क्या क्या सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर सकते हैं? मास्टर्स इन आर्किटेक्चर लैंडस्केप में होता है, यानी कि लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो कि डिटेल में लैंडस्केप को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग, जिसमें आप रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर के रोड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 2 साल के होते हैं। इसके अलावा मास्टर्स इन टाउन प्लानिंग, मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर्स इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर्स इन हाउसिंग, मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन, ये सारे सब्जेक्ट्स इंडिया में आपको मिलते हैं। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स इंडिया के बाहर भी मिलते हैं, बट दीज सब्जेक्ट्स आर देयर इन इंडिया। इसके अलावा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद आर्किटेक्चर, जिसमें कि एआई के द्वारा आर्किटेक्चर कैसे किया जाता है, ये भी हम लोगों को मिलता है महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस पे। बट आईआईटीज में मास्टर्स इन प्लानिंग, मास्टर्स इन कंजर्वेशन, मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन, मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग, बेसिकली यही सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। CEPT, वेल नोन कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर विच इज़ इन अहमदाबाद, वहाँ पे आपको मास्टर्स इन एनवायरमेंटल प्लानिंग भी मिलेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर योर बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। नाउ गेट एग्जाम्स कैसे दिया जाता है, गेट एग्जाम्स का क्या सिलेबस है, ये भी मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताऊंगी। गेट एग्जाम्स साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली ये एग्जाम के फॉर्म्स सितंबर मंथ में निकलते हैं और सितंबर के एंड बा अक्टूबर मिड तक ही ये पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल ये खुला रहता है। हर साल गेट के लिए सिलेबस रीइशू किया जाता है, बट बेसिक सिलेबस आपका 5 इयर्स ऑफ बैचलर्स इन आर्किटेक्चर या आपका बी प्लान, बी आर्क या बी प्लान जो भी आपने कोर्स किया है उससे ही रहता है। बी आर्क के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट है बिकॉज कॉमन पार्ट आर्किटेक्चर का रहता है। मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। तो बेसिकली गेट आर्किटेक्चर वो कोई भी स्टूडेंट दे सकता है जो कि अपने बैचलर्स इन आर्किटेक्चर के 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, और या फिर वो पास आउट हो चुका है। गेट आर्किटेक्चर एग्जाम के लिए कोई भी तरीके का एज बैरियर नहीं है, बट यू शुड बी एन स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर आर्किटेक्चर एटलीस्ट। मिनिमम एज क्राइटेरिया यही है कि आपको 3rd ईयर स्टूडेंट होना पड़ेगा बी आर्क का। बी आर्क के अलावा बी प्लान, बी डिज़ाइन, ये सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये एग्जाम्स दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आर्किटेक्चर। आपका गेट आर्किटेक्चर का स्कोर 2 या 3 साल के लिए वैलिड रहता है, और ये स्कोर यानी कि अगर आपने सपोज अपना 4th ईयर में एग्जाम दिया बट 5th ईयर में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो 4th ईयर का एग्जाम्स भी आप काउंसलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। सो गेट एग्ज़ाम्स में आपका बहुत सारा बेनिफिट्स है, बिकॉज गेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा होगा और रैंकिंग भी बहुत अच्छी हुई हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मास्टर्स प्रोग्राम के टाइम पे मिल सकता है बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर। इसके अलावा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD या डॉक्टरेट्स करने जाते हैं उस टाइम पे भी स्कॉलरशिप मिलता है अगर आपका गेट स्कोर बहुत ही अच्छा रहे तो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गेट आर्किटेक्चर में एक्चुअली क्वेश्चंस क्या होते हैं और टोटल कितना मार्क्स रहता है। गेट एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का रहता है। 100 में से 15 मार्क्स जो रहते हैं, 100 में से 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड मतलब इसमें से कुछ
ग्रामर से आते हैं, कुछ प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड रहते हैं, और कुछ आपका विजुअल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। व्हाट इज विजुअल थिंकिंग? विजुअल थिंकिंग मतलब अगर आपको बताया गया, सपोज मैं आपको गेट 2024 का ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। गेट 2024 में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज देर आर टू कोन्स, दो कोन्स कुछ इस तरह से प्लेस किए गए हैं कि उनका जो सर्कुलर स्पेस है ना, वो दो कोन्स का सर्कुलर स्पेस को कॉमनली ऐसे करके एग्रीगेट किया जाता है। मतलब ये आपका सर्कुलर पोर्शन है। इफ आई इमेजिन अ बर्थडे हैट, तो वो बर्थडे हैट का सर्कुलर पोर्शन और सेकेंड बर्थडे हैट का सर्कुलर पोर्शन दोनों एक दूसरे के ऊपर है। नाउ इफ आई गिव अ कट फ्रॉम दिस वर्टिसेस, मतलब इस तरह से अगर मैंने कट दिया, तो जो ये वाला हाफ ऑफ द जो कोन है वो क्या शेप में आ रहा है, उसका जो एक्सटीरियर है वो क्या शेप में आ रहा है, तो उसका एक्सटीरियर एक्चुअली एक रोम्बस के शेप में आएगा। बहुत लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि वो एक ट्राइंगल के शेप में आ रहा है, बट नो, इट इज एक्चुअली कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। इफ यू वांट अ वेरी क्लियर विजन अबाउट इट, लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ स्केच। Let me explain you with a sketch. Now see this. If there is a hat like this way, it is placed over this like this way, then we are having this as a rhombus. Okay, we are having this as a rhombus. So what I am trying to explain is that गेट एग्जाम्स को जो फर्स्ट पोर्शंस होता है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है, उसमें से 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स विजुअली आप किस तरह से क्वेश्चंस के प्रोसीजर्स को देखते हैं वो चीज़ों के बेस्ड में होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रामर के बेस पे आते हैं। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको आइदर एक प्रीपोजिशन पूछ लिया जाएगा, अगर प्रीपोजिशन नहीं तो कोई वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई वर्ड्स आपको स्टेटमेंट्स के अनुसार सजा दिए जाएंगे, उसमें आपको उससे आपको क्वेश्चन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो गेट 2024 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक आपको फ्रेज दे दिया गया था, उसके अलावा दूसरे 3 पार्ट्स में आपको वर्ड्स को सजाना था। तो वो इस तरह से था कि एक पोर्शन में 3 वर्ड्स अरेंज है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं अबाउट समथिंग। उसके बाद एक चीज़ और था जिसमें था कि सिली, बीच में फिलअप, उसके बाद था डेफ्ट। तो सिली मतलब तो बेवकूफ़ होता है, और 4 ऑप्शंस थे, वेन, VEIN वेन, VAIN वेन, फ्रॉन, FROWN फ्रॉन, और एक ऑप्शन था फॉन, FAWN फॉन। सो द थिंग इज दैट कि आपको जो फिलअप में भरना था वो था VAIN वेन, दैट इज यूजलेस, सिली, वेन दैट इज यूजलेस, VAIN वेन, और उसके बाद था DAFT डेफ्ट। सो वेन मतलब हाथों की नर्व्स, VEIN वेन मतलब हाथों की नर्व्स, जो कि आपका ऑप्शंस नहीं हो सकता। फ्रॉन मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मायूसिंग, डिस्टर्बिंग, फ्रॉन भी नहीं होगा ऑप्शन। और FAWN फॉन डिस्क्राइब्स अ शेड ऑफ कलर। ओके, सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था इस पॉइंट पे, दैट वाज VAIN वेन। सो वेन होगा इसका सही आंसर। सो ये ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर आता है क्वेश्चन। फिर इसके अलावा फिलअप्स आते हैं जो कि प्रीपोजिशन बेस्ड रहते हैं। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा जिसमें से आपको आइदर एरर्स निकालने हैं, या फिर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन आ रहा है वो 4 ऑप्शंस में दिया जाएगा आपको। उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है ये आपको चूज करना होता है। नाउ I must tell you a thing that GATE exams not only comprises of MCQ, it also comprises of MSQ. MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है, और वो एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अगर वो एक ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपका -1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा।
यानी कि 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आपने MCQ 1 मार्क्स का गलत किया। तो अगर ये MCQ आपने गलत किया और ये MCQ 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, देन द पोर्शन ऑफ मार्क्स दैट विल बी डिडक्टेड विल बी -2/3, यानी कि 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा फॉर एन MCQ दैट कंप्राइजेज ऑफ 2 मार्क्स एंड यू हैव डिड इट रॉन्ग। एंड व्हाट इज MSQ? MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन में ऑप्शंस 2 भी सही हो सकते हैं, ऑप्शंस 3 भी सही हो सकते हैं, और यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। यानी कि आप, लेकिन MSQ में ऐसा कभी नहीं होता कि चारों ऑप्शन सही हो, आइदर 2 ऑप्शन सही रहते हैं या 3 ऑप्शन सही रहते हैं। तो आपको MSQ में आइदर 2 या 3 ऑप्शंस को टिक करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। नाउ MSQ जो होता है उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसको अटेम्प्ट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपका 3 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस भी राइट होता है और आपने थर्ड ऑप्शन को मार्क नहीं किया है, तो वो आपको जितना भी मार्क्स का आपका MSQ होगा उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स वो नहीं देंगे, यानी कि पार्शियल मार्किंग नहीं होती है MSQ में। So this is what MCQ and MSQs are, and GATE exams comprises of MCQ 1 marks जिसके गलत होने पे -1/3 होता है, MCQ of 2 marks जिसका एक क्वेश्चन गलत होने पे -2/3 मार्क्स कट होता है, और MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जिसमें से अगर आपने सही किया या गलत किया उस पर पार्शियल मार्किंग नहीं दी जाती है। अगर 2 ऑप्शंस राइट है तो 2 ही आपको टिक करने हैं, 3 ऑप्शंस राइट है तो 3 ही आपको टिक करने हैं। MSQ में कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा NAT, गेट एग्जाम्स में NAT आता है। NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसमें आपको आइदर डेसिमल फॉर्म में या इंटीजर फॉर्म में आंसर को टाइप करना होता है। ये गेट एग्जाम्स में आते हैं, और ये जनरली कौन से चैप्टर से आते हैं ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। उससे पहले हम लोग गेट एग्जाम्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जनरल एप्टीट्यूड कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज योर ग्रामर पोर्शन, योर मैथमेटिक्स पोर्शन एंड योर विजुअल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कंसेप्चुअल होते हैं और विजुअली आपको देखना और सोचना पड़ता है। वो क्वेश्चन से गेट का पेपर कंप्राइज किया जाता है जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन से। तो ग्रामर में तो आपका प्रिपोजिशन, स्टेटमेंट्स को राइट करना, रॉन्ग करना, और पैराग्राफ्स जिसमें से आपको कंक्लूजन्स देना होता है, ये सब आता है। मैथमेटिक्स पोर्शन से क्या आता है? मैथमेटिक्स पोर्शन से जनरली मतलब 2 से 3 तो क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस बेसिकली आपका जो 8 से लेके क्लास 10 तक आपने जो पढ़ाई किया था, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सब से आते हैं। दे आर नॉट वेरी सिंपल बट दे आर नॉट वेरी टफ ऑल्सो, बट यूजुअली इनका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और इनका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। बट ये बेसिकली सिंपली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके बेसिक मैथमेटिक पोर्शन से आते हैं, जो कि आपने क्लास 8 से लेकर क्लास 10 में स्टडी किया होगा। ये परसेंटेज से आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये सब से आ सकते हैं ये सिंपल क्वेश्चंस। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली फंक्शंस से रहते हैं। फंक्शंस जो कि आपने क्लास 11-12 में ऑफ कोर्स स्टडी किया होगा। बेसिक फंक्शंस, लीनियर इक्वेशंस, सिंपल लीनियर इक्वेशंस, और या फिर लीनियर इक्वेशंस जिसमें आपको लेस देन इक्वल्स टू का यूज़ करना पड़ता है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और प्रोबेबिलिटी से भी आते हैं। तो बेसिकली अगर आपको मैथ्स पोर्शन को बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो आपको एक बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से रखना होगा क्लास 8 से लेके क्लास 10 के मैथ्स का, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली मार्क्स स्कोरिंग इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अपना 5 मिनट्स अच्छे से दे करके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आपको प्रॉपर मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ये सब से बेसिकली और क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। तो इफ़ आई से 15 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स से आ जाता है। ग्रामेटिकल सेक्शन से आपका
3 to 4 मार्क्स रहते हैं। विजुअल थिंकिंग से आपको 3 to 4 मार्क्स रहते हैं। तो इस तरीके से रहते हैं। बेसिकली 15 मार्क्स का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, जो पहले 5 सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं वो 5 सिंपल क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहते हैं, और उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो 5 क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं या फिर थोड़ा थिंकिंग उसमें चाहिए होता है, तो वो जनरली 2 मार्क्स फॉर ईच रहता है। तो ये 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है आपका गेट एग्जाम्स में। इसके बाद जो पोर्शन आता है आर्किटेक्चर में, दैट इज योर कॉमन आर्किटेक्चर पोर्शन। बेसिकली पहले क्या होता था, 2023 से पहले जो हम लोग का आर्किटेक्चर का पेपर होता था, दैट कंप्राइज्ड ऑफ ऑलमोस्ट 66 क्वेश्चंस, जिसमें से 66 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तो आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहते थे। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपके जो प्लानिंग पोर्शन रहता है, प्लानिंग पोर्शन और आर्किटेक्चर पोर्शंस को कंबाइन करके दिया जाता था, प्लस कॉमन आर्किटेक्चर को भी, कॉमन बेसिक नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर को भी, कॉमन बेसिक नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर भी रहता था। बट 2023 से क्या हुआ है कि आर्किटेक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। बेसिकली जो फर्स्ट पोर्शन होता है दैट इज कॉमन आर्किटेक्चर, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। बट द सेकेंड इज part B1 and part B2. Part B1 is for the architecture students, part B2 is for planning students. बेसिकली हम लोग को आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को URDPFI जो कि एक बुक है प्लानिंग में, वो पढ़ाया नहीं जाता है, बट प्लानिंग के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि कॉमन पोर्शन में उससे नहीं आता, बट कॉमन पोर्शन में बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक्चुअली हम लोग को NBC से भी मिल जाता है। NBC और URDPFI, दैट इज़ योर अर्बन प्लानिंग का जो बुक है। ओके, सो आपको अगर पार्ट B1 अटेम्प्ट करना है तो उसका सिलेबस मैं आपको बता दे रही हूँ, और पार्ट B2 अटेम्प्ट करना है तो उसका भी सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, बट बेसिकली इफ़ यू आर एन स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर देन इफ़ यू गो विद पार्ट B1 देन इट इज़ फाइन। बेसिकली अगर आपको टाउन प्लानिंग में इंटरेस्ट है, आप मास्टर्स इन टाउन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपका गेट स्कोर मैटर करता है फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और समवेयर एल्स। बट इट डज नॉट मैटर कि आपने पार्ट B1 अटेम्प्ट किया या पार्ट B2 अटेम्प्ट किया। पार्ट B1 B2 इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, वेर एवर यू फील कॉन्फिडेंस यू कैन गो विद दैट। ओके, सो now coming back to the syllabus portion. So general aptitude combines verbal aptitude, basic English grammar, basic vocabulary, for example words, idioms, phrases, reading the paragraphs and giving the conclusion. Quantitative aptitude, that is data interpretation through graphs and all. Numerical computations and estimations, that is your simple interest or maybe mensuration, or through the geometry portion or through the elementary statistics portions, all these things. इसके बाद रहता है analytical aptitude, that is based on logical thinking, reasoning. इसके बाद जो रहता है वो spatial aptitude रहता है, that is transformation of shapes, कि आप शेप्स को किस तरीके से विजुअलाइज और किस तरीके से कॉम्प्रिहेंस करके देख पाते हो और आंसर दे पाते हो। ठीक है, तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद जो पार्ट ए होता है कॉमन आर्किटेक्चर से, पार्ट ए कॉमन आर्किटेक्चर विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ थिंग दैट इज़, आपने ये सारे सब्जेक्ट्स अपने 5 years के बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में पढ़े हुए रहते हैं अलग अलग क्लासेस में। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन सबसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट वो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग को उस तरीके से 5 years के कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, बहुत बार ही हम लोग के गेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया है, दैट इज़ द टेस्ट फॉर ब्रिक्स। हम लोग को ब्रिक्स का लेंथ, साइज, ये सब चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ब्रिक्स किस तरह से बनते हैं ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बट गेट एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत बार, हर साल ही ये क्वेश्चन आया है कि ब्रिक के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं। तो ब्रिक के अलग अलग टेस्ट लाइक साउंड टेस्टिंग किस तरह से होती है, क्या क्या एपरेटस यूज़ होते हैं फॉर योर क्ले एंड सैंड, फॉर योर कॉन्क्रीट, जैसे वाइकट ऑपरेटर,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। तो ये ऑपरेटर्स का जब मैं नेक्स्ट सीरीज़ बनाऊंगी उसमें मैं आपको नोट्स चिपका दूंगी आप लेक्चर्स के बाद, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि गेट एग्जाम्स में एक्चुअली किस तरह से आते हैं, जिसमें आपको लाइक आइदर मैच द फॉलोइंग या ये सब चीज़ों के फॉर्म में दिया जाता है कि ब्रिक इधर है और उसका एक टेस्ट इधर है, कंक्रीट है उसका एक टेस्ट इधर है, आपको जस्ट मैच करना है। तो मैचिंग के हिसाब से भी आता है, इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चन। सो दिस इज what I will be teaching after this. So common portion में basically आर्किटेक्चर प्लानिंग और डिज़ाइन से क्वेश्चन आते हैं। कॉमन पोर्शंस में आपने ये वाला बुक ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर में सुना है, डी के चिंग फ्रांसिस डी के चिंग की फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर। फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, क्या वैनिशिंग पॉइंट्स है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या वर्टिकल प्लेन है, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन, दैट इज़ योर एक्सेस, सिमेट्री, फिर उसके बाद हायरार्ची, ये सब चीज़ जो कि डिज़ाइन फीचर्स हैं, ये सब के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। दैट इज़ योर आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन बेसिक, दैट इज़ फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर टीचिंग, इसके लिए मैं प्रिस्क्राइब करूँगी। कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट में आपका आता है CPM और PERT। CPM और PERT आपको कितना पढ़ना है, आपको जितना एस्टिमेट में पढ़ाया गया था उतना आपको नहीं पढ़ने से भी चलेगा, बट CPM और PERT में जैसे हम लोग एस्टिमेटेड टाइम, फिर उसके बाद लेट स्टार्ट अर्ली फिनिश, ये सब किस तरीके से निकालते हैं, और क्रिटिकल पार्ट मेथड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। पर्ट का उतना बड़ा क्वेश्चंस बहुत कम आता है, पहले आता था, अभी उतना नहीं आता, बट CPM से जनरली हर साल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम आपको बताना पड़ेगा, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये सब आपको बताना पड़ेगा CPM से। CPM मोस्ट क्रिटिकल पार्ट मेथड, वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है और ये आपको बताना पड़ेगा। जनरली CPM से क्वेश्चन आते हैं, और फ्री फ्लोट और ये सब चीज़ों को पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना है, फ्री फ्लोट कितना है, डिपेंडेंट फ्लोट कितना है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट जिसमें हम लोग को अलग अलग फीचर्स जैसे बेस आइसोलेटर, ट्यून मास डैम्पर्स, और ये सारे फीचर्स इन वर्ल्ड में कौन कौन सी बिल्डिंग्स में यूज़ किए गए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना और सोच के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बेसिकली ये चीज़ें आती है। और इसके अलावा आप लोग को 4th ईयर में प्रोफेशनल प्रैक्टिस बोल करके एक सब्जेक्ट रहेगा। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जनरली आपको ये पढ़ा दिया जाएगा कि आर्किटेक्चर डिग्री के लिए क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है, यानी कि आर्किटेक्चर डिग्री में आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बूट क्या होता है, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है। मे बी फुल फॉर्म के बेसिस पे आ सकता है, और या फिर कुछ भी फॉर्म्स के बेसिस पे आ सकता है कि, लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिस से जनरली एक क्वेश्चन रहता ही है, और वो एक क्वेश्चन आपको कोई भी तरीके से आ सकता है, लाइक एनी वे। सो प्रोफेशनल प्रैक्टिस से जनरली एक क्वेश्चन आता है। एस्टिमेशन से आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको CPM या फिर फ्लोट के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पोर्शन। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन से जनरली एक क्वेश्चन हर साल रहता है, और ये एक क्वेश्चन जनरली इकोसिस्टम, इकोटोन, इकोफिन, ये सब चीज़ों का डेफिनेशन पूछता है। इकोलॉजिकल नीचे किसे कहते हैं, तो एनवायरमेंटल प्लानिंग से जनरली आपको जो डेफिनेशंस है, BOD बायोडिग्रेडेबल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली ये इस साल भी आया था, आपका 2024 में ही आया था कि BOD से आया था कि उसमें एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बारे में मेंशन किया था। तो जनरली ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होता है वो एक तरह का एरोबिक पॉन्ड होता है, जिसमें एरोबिक पॉन्ड होता है। उसमें 4 ऑप्शंस थे कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड को क्या किया जाता है, जहाँ उसमें क्या होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, या फिर उसमें BOD होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो इसमें से होगा सही ऑप्शन है आपका एरोबिक पॉन्ड होता है वो, बिकॉज जो आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उसे जनरली एरोबिक पॉन्ड कहा जाता है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है to to decompose things that is there in the pond. Okay, so correct option will be aerobic pond. इसके अलावा आपका अर्बन डिज़ाइन, लैंडस्केप और कंजर्वेशन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिकली अर्बन डिज़ाइन से क्या क्वेश्चंस आते हैं? अर्बन डिज़ाइन से आपका केविन लिंच तो आपने पढ़ी ही होगी। केविन लिंच के जो फाइव वेज थे जिनसे उन्होंने सिटी को डिस्क्राइब किया था, दैट इज़ योर एज, नोड, लैंडमार्क, एज, नोड, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट एंड पाथ। तो ये 5 पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्म में देख सकते हैं ये भी मैं आपको अर्बन डिज़ाइन जब पढ़ाऊंगी तब आपको पढ़ा दूंगी। तो बेसिकली अर्बन डिज़ाइन से ये क्वेश्चन आते हैं और सिटी फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी जो आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे कोपेनहेगन, जो कोपेनहेगन है वो आपका फाइव हैंड्स फिंगर प्लानिंग है। चंडीगढ़ जो कि ग्रिड आयरन बेस्ड प्लानिंग है, डिजाइन बाय ली कार्बूजियर, बेस्ड ऑन दी V7 दैट इज आर्टरीज, और जो V7 कंसेप्ट था वो ह्यूमन स्केल में उन्होंने ली कार्बूजियर ने जैसे चंडीगढ़ का प्लानिंग किया। तो ये आपको याद रखना होगा कि पैटर्न और टाउन्स किस तरह के होते हैं जो हम लोग को अर्बन डिज़ाइन में पढ़ाया जाता है। ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ग्रेन्स और टेक्सचर्स का डेफिनेशन आ सकता है। और इसके अलावा पर्सपेक्टिव्स में क्वेश्चन आते हैं। पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन मतलब जो कि हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस है किसी का फेशियल एक्सप्रेशंस देखने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस टू सी वेदर देर इज समवन डांसिंग और नॉट, जो बेसिक डिस्टेंसेस होते हैं, व्हाट इज प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर सीइंग अ फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली अर्बन डिज़ाइन से। लैंडस्केप पोर्शन से आपका जो हर साल एक क्वेश्चन आता है लैंडस्केप से, एंड दैट इज फ्रॉम द ट्रीज and scientific name of the trees, type of trees like columnar trees है या फिर पूरा का पूरा वो ब्रांच है किस तरह का है, कॉनिफेर है या क्या है, वो क्वेश्चंस आते हैं। बट बेसिकली आपको नाम, ट्रीज का नाम उनके साइंटिफिक नेम के साथ हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि लैंडस्केप से जनरली यही क्वेश्चन आता है, वो भी हर साल। इसके अलावा कंजर्वेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स का नाम याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से उसमें प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं, डिफरेंट प्लान्स एंड फॉर्म्स। ये आपको जनरली हर एक आर्किटेक्ट का नाम और उसके डिज़ाइन किए गए बिल्डिंग्स इनको याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल फेमस स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉरी बेकर, ली कार्बूजियर, फिर इसके अलावा इंडियन आर्किटेक्ट्स, सबका नाम आपको याद रखना होगा और उनके फेमस काम आपको याद रखने पड़ेंगे। और वो बिल्डिंग्स का प्लान, फॉर्म, फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा जनरली, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं आपको, वो भी अच्छा खासा मार्क्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स तो आ ही जाता है इससे, जिसमें आपको बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट्स के साथ उनको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। इस साल भी आया था क्वेश्चन कि बिहार म्यूजियम किसने डिज़ाइन किया है। बिहार म्यूजियम इज़ डिज़ाइंड बाय फूमिको माखी। फूमिको माखी, ही इज़ अ वेरी वेल नोन आर्किटेक्ट। फूमिको माखी बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म के प्रैक्टिशनर है। ही इज़ फ्रॉम जापान एंड ही हैज़ ऑल्सो डिज़ाइन आगा खान। आगा खान का उन्होंने एक म्यूज़ियम भी डिज़ाइन किया था, बिहार म्यूज़ियम भी उन्होंने डिज़ाइन किया। इसके अलावा वो प्रिस्कर अवार्ड विनर भी है। तो प्रिस्कर अवार्ड विनर का लिस्ट मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगी, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना और याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा प्लानिंग प्रोसेसेस भी आते हैं जो कि आपके बेसिकली URDPFI से क्वेश्चंस आते हैं। URDPFI आपको ये पूरा बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगी, प्लीज़ आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर साल URDPFI से अच्छा खासा 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन हर साल आता है, तो उसमें हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है URDPFI को पढ़ना। ठीक है, URDPFI प्लानिंग के लिए बुक है। ठीक है, सो दिस प्लानिंग प्रोसेसेस से ये आता है। URDPFI को डिटेल्स में पढ़ने से आप
आर्किटेक्चर पार्ट गेट आर्किटेक्चर का जो B2 वाला पोर्शन है वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका URDPFI बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा हुआ होगा, वरना आपको B1 पोर्शन ही अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउसिंग टाइपोलॉजीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग डिज़ाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि तारा हाउसिंग बहुत ही फेमस हाउसिंग है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल 67 मोशे सवदाई का डिज़ाइन किया हुआ हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फीचर्स है ये भी मैं आपको हाउसिंग जब पढ़ाऊंगी तब अच्छे से पढ़ा दूंगी। और इसके अलावा हाउसिंग में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हर साल आते हैं, यानी कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं 4 मार्क्स आपका हाउसिंग से भी आते हैं, 3 to 4 मार्क्स रहते हैं हाउसिंग से। इसके अलावा सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस साल ही आया था कि कौन सा एक डिवाइस का नाम दे दिया था और वो डिवाइस शायद स्पॉट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई नो बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट येस यू नीड टू रीड सम पोर्शंस फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग, यू नीड टू रीड दैट। इसके अलावा फायर फाइटिंग NBC से आपको पढ़ना पड़ेगा। हीट आई मीन टू से हीट मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेसेस, AC यूनिट का किस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, AC यूनिट कैसे वर्क करता है, रेफ्रिजरेशन यूनिट कैसे वर्क करता है, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केलेटर्स वर्क करते हैं, लिफ्ट का क्या क्या कैलकुलेशन होता है, नंबर ऑफ लिफ्ट्स रिक्वायर्ड, रिटर्न ट्रैवल टाइम, ये सब चीज़ें आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज से पढ़ना होगा। तो बेसिकली आपको सर्विसेज में जो जो पोर्शंस आपने पढ़ते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई, जैसे कि एस्केलेटर, जैसे कि लिफ्ट्स, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेशन यूनिट, ये सब का बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए गेट एग्जाम्स में बैठने से पहले। बेसिक वर्किंग डायग्राम्स याद होने चाहिए, बिकॉज वो लोग डायग्राम दे देते हैं, फिर उसके बाद एक पोर्शन को वो लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये पोर्शन क्या है डायग्राम में, तो आपको चूज़ करना होता है। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आते हैं NBC से। इसके अलावा हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर से आपको क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर यानी कि ग्रीक आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर, उसके फेमस एग्जाम्पल्स में किस तरह की इसके फीचर्स यूज़ किए गए थे जो कि उसको एक ग्रीक आर्किटेक्चर या फिर रोमन आर्किटेक्चर का पार्ट बनाते हैं। ग्रीक आर्किटेक्चर का सबसे फेमस एग्जाम्पल दैट इज़ योर पार्थेनन, उसमें गोल्डन रेशियो का यूज़ हुआ था। गोल्डन रेशियो किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी फॉर योर गेट एग्जाम्स फ्रॉम द हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी पोर्शन ऑफ आर्किटेक्चर। पूरा का पूरा टाइमलाइन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। इसके अलावा फीचर्स आपको याद रखने होंगे, व्हाट इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो आपको हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर उसमें से देखना होगा। इसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स में से क्वेश्चन आते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, जो कि मैंने आपको बोला था कि ब्रिक का आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में मैच द फॉलोइंग्स, ये सब आ सकता है। इसके अलावा आपका कॉन्क्रीट में क्या क्या टेस्ट हो सकता है, कॉन्क्रीट का डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम से पढ़नी होंगी। बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी में आपको ECBC का कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा देखना होगा, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइंस को देखना होगा, वर्निकुलर आर्किटेक्चर्स को देखना होगा, मैकेनिकल सिस्टम्स दैट इज यूज्ड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। हर साल वर्निकुलर आर्किटेक्चर में से मे बी 1 क्वेश्चन आ ही जाता है, लाइक काठखुम्बी या फिर उसके बाद डिफरेंट ये सब चीज़ें आ सकती है कि वो एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ बिल्डिंग है या क्या है, नहीं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जब हम लोग प्लानिंग का पोर्शन देखते हैं तो प्लानिंग का पोर्शन में रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग आता है, जिसमें आपको TOD, SEZ ये सब का डेफिनेशंस पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में से लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, मास रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत डेप्थ में जा करके पढ़ना होगा प्लानिंग के पोर्शन से। और प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन प्लानिंग थ्योरीज, हैरिस एंड उलमैन थ्योरीज, जो कि टाउन प्लानिंग थ्योरीज है, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, ये सब चीज़ों के जो टाउन प्लानिंग के प्रोसीजर्स और टाउन प्लानिंग की बहुत सारी जो थ्योरीज है वो आपको इन डिटेल्स पढ़नी होंगी। सो प्लानिंग पोर्शन में आप URDPFI और टाउन प्लानिंग का जितना भी हिस्ट्री है, ये सब चीज़ जितना अच्छे से पढ़ते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों से टाउन प्लानिंग का क्वेश्चंस आता है।
सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा ये वाला जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बता दिया है कि मास्टर्स के लिए आप लोग गेट एग्ज़ाम्स किस तरीके से दे सकते हैं, गेट एग्ज़ाम्स देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गेट एग्ज़ाम्स का डिटेल में मैंने आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कर दूँगी एक एक पोर्शंस को लेकर के, जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जो कि मैं पहले बनाना चाहती हूँ, वो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में ग्रीक आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर, पूरा टाइम स्केल में जिस तरीके से आर्किटेक्चर आया है और उसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये सब मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो वीडियोस है वो अच्छे से मिलेंगे। तो गेट एग्ज़ाम्स इतने टफ़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं होते, इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। बट डिटेल में स्टडी करना और हर एक पार्ट को कंसेप्चुअली अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई, जो कि है न्यूमेरिकल्स पोर्शन। न्यूमेरिकल्स पोर्शंस में से बेसिकली हर एक पोर्शन में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। लैंडस्केप से कॉन्ट्योर्स को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो लिफ्ट्स के बारे में मैंने बताया, तो उसमें रिटर्न, ट्रैवल टाइम, ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन आ सकता है। एस्केलेटर का स्पीड के अनुसार आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको साउंड से जनरली हर साल क्वेश्चन आता है, दैट इज़ योर रिवर्बरेशन टाइम्स को लेकर के क्वेश्चन आता है। रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसके अलावा आपका लाइट, इल्यूमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इल्यूमिनेशन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हर साल एक न्यूमेरिकल इल्यूमिनेशन से आता ही है। इल्यूमिनेशन, साउंड, लैंडस्केप, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है। और हाउसिंग में से तो हर साल एक न्यूमेरिकल आता ही है, जिसमें LIG, MIG, HIG के बेसिस पे ग्रुपिंग किया रहता है। आपको उसके हिसाब से नंबर ऑफ टैंक्स या फिर कोई भी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूँगी। जनरली स्ट्रक्चर से 4 to 5 मार्क्स आते हैं। जनरली स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल होते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करना पड़ता है, बल लोड कैलकुलेट करना पड़ता है, और या फिर आपको फाउंडेशंस या कॉलम्स जो हैं उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जाएगा, या फिर उसका जो बेसिक डायमेंशंस है कि ये फाउंडेशन कितना डायमेंशन का यूज़ होगा इस बेयरिंग सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी में। तो ये सब चीज़ें आपको आ सकती है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल पोर्शन से आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में एक सब्जेक्ट आपको गेट आर्किटेक्चर का अच्छे से पढ़ाऊंगी, जो कि आपका 5 साल का कोर्स ऑफ जैसे हिस्ट्री, वो आपका 3 साल में आई थिंक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में डिवाइड किया गया है। तो वो मैं पूरा आपको थॉरोली पढ़ा दूंगी एक कंक्लूजन पार्ट में, जिसमें से बेसिकली आपको सब चीज़ें याद रखना होगा, ताकि आप अच्छे से अपना हिस्ट्री पोर्शन स्कोर कर पाए। ऐसे करके मैं आगे वीडियोस बनाती चलूँगी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, एंड यू विल स्कोर रियली गुड। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल कथा मंथन।